हमारा हास्य कवि सम्मेलन का जो प्रोग्राम है, गोल्डन महोत्सव किया है, तो सभी में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे बीच बहुत जाने माने नाम हैं। शंभू शिखर जी से तो आप मिल ही चुके हैं, तो मैं फिर से एक बार आप सभी का परिचय इनसे करवाना चाहूंगी। तो सबसे पहले है शंभू शिखर जी। बहुत वो मैं आपको थोड़ी बहुत बता सकूं तो शंभू शिखर जी एक बहुत ही जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जो कि अपना परचम ऑलरेडी लहरा चुके हैं एज अ सेमी फाइनलिस्ट इन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3। साथ ही साथ प्लीज जोरदार तालियां, बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए। साथ ही साथ आप शंभू शिखर जी को देखना चाहते हैं और तो उनका एक पॉलिटिकल टीवी शो है जिसमें वो आते हैं, दैट इज न्यूज़ 18 पर, जिस शो का नाम है लपेटे में नेताजी। भाई अब ये नाम ही बताता है कि इनका व्यंग, इनकी जो पर्सनालिटी है वो कितनी फेमस है। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शंभू शिखर जी का। इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं, जिनमें से 3-4 मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले यही लपेटे में नेताजी जो न्यूज़ 18 पर शो आता है। दूसरा, वाह वाह क्या बात है, सब टीवी पर शो इन्होंने किया है जो बहुत ही फेमस हुआ था। शिखर जी का स्वागत करूंगी। शंभू शिखर जी के लिए प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं और उनका स्वागत किया जाए। गोल्डन नाई के सभी जानदार, शानदार, जोरदार और प्यारे प्यारे लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग साइड में खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देखकर बैठ जाए। जी, जैसा कि हमारी एंकर ने गोल्डन आई को गोल्डन वन बताया, ये उनके मन की भावना थी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये गोल्डन आई जो इनके लिए है वो गोल्डन 100 तक पहुंचेगा। 1 से लेकर 100 तक प्रोजेक्ट हम लोग इसी नोएडा में ही चालू करेंगे। बाकी तो देश बहुत बड़ा है। बाकी जिन लोगों को चाय कॉफी मिल गई है वो जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए, ताकि आपके लिए कवि सम्मेलन और कवियों की पूरी टीम जो यहाँ पर बुलाई गई है, आज बहुत ही शानदार कवियों की पूरी टीम, आनंद भैया ने आप लोगों के लिए स्पेशल, और बाकी सब चीजें आप लोगों को बाद में बताऊंगा। आपको एक बार कवियों से परिचय करवा देता हूँ। आज की शाम बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होने वाली है। आज की तारीख में जब इस कवि सम्मेलन की परिकल्पना की गई तो दरअसल उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ पर कवि सम्मेलन किया जाए। उद्देश्य बस ये था कि आपके मन में हास्य की, प्रेम की, देशभक्ति की और अपने समाज के प्रति जो एक कृतज्ञता का भाव है उसको पैदा किया जाए। आप लोगों के लिए धन्यवाद एक ज्ञापन किया जाए। प्रारंभ करता हूं और पहले कवि के रूप में जिन्हें मैं बुलाना चाहता हूं वो कानपुर से हमारे बीच में आए हैं और बहुत ही जोरदार कवि हैं। इनका हालांकि क्रम नहीं है, इनसे कई छोटे और जूनियर कवि मंच पर हैं, लेकिन का जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज होता है उसके ऊपर कप्तान साहब को भी, चयन समिति को भी सबसे ज्यादा उस पर भरोसा रहता है। आपकी तालियां जोरदार उठे भाई साहब। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। शंभू शिखर जी इस मंच का संचालन कर रहे हैं। एक और अद्भुत दिन है हम लोगों के लिए, कवि सम्मेलन के लिए एक बड़ा दिन है, साहित्यकारों के लिए एक बड़ा दिन है। देश के सबसे डिमांडेड कवि शंभू शिखर जी जो आपके अपने घर के हैं, नगर के हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाएं और हम सारे कवियों की ओर से शंभू भाई को बहुत बहुत बधाई। मैं 10-15 मिनट आपके बीच में रहूंगा। टीम बहुत लंबी है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं कानपुर से आया हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग बड़े नहीं होते हैं। आप लोग बड़ी बड़ी कारों से चलते हैं, हमारे यहाँ तो स्कूटर से चलने वाले के घर में 200 करोड़ निकल आते हैं। तो आप मुझे भी बहुत हल्के में ले लीजिएगा। बहुत बड़े बड़े लोग कानपुर में रहते हैं सर। कानपुर के लोग बहुत अद्भुत रहते हैं, जो लोग जुड़े होंगे वो जानते हैं। इतने अद्भुत हैं कि पूरे देश में इतने अद्भुत लोग आपको नहीं मिलेंगे। आप कभी कानपुर आइएगा, किसी से टाइम पूछ लें तो 10-15 मिनट आपका ले लेगा, पर आपको टाइम नहीं बताएगा। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये हमको शंभू भाई ने बताया कि दिल्ली के आपके एक मित्र थे, वो एक दिन कानपुर आ गए। रेलवे स्टेशन पे कानपुर वाले से पूछने लगे, भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो उसने कहा ऐसा हमारा मूड बहुत खराब है, तुरंत यहाँ से निकल लो। तो उसने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? टाइम को हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, बहुत मूड खराब है। तो उसने कहा ऐसा क्या हो गया, क्यों टाइम पूछ रहे, क्या हो गया? कहने लगा भाई साहब 5 साल से लड़की के चक्कर में लगे थे,
उसको इतना संस्कारित समझ रहे थे, इतना मर्यादित समझ रहे थे, इतना मूड खराब है, उसको पार्षद की टिकट मिल गई है और पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। उसी के चक्कर में हम लगे हैं और मोहल्ले के कुछ लड़के नारा लगा रहे हैं, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। पद्मिनी शर्मा जी हैं, वो श्रृंगार की कवित्री हैं, प्यार मोहब्बत की देश की बड़ी कवित्री हैं। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी शुक्ला जी क्योंकि लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन आप पूछ लो तो इतना ऊटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहेंगे। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली जोरदार बजाइए। सारे लोग ताली बजा रहे हैं। लड़कियों की बीमारी होती है भाई साहब। किसी लड़की का गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं बहुत देखता हूँ प्यार मोहब्बत से। कानपुर में रहता हूँ, योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार के पहले 10-15 गर्लफ्रेंड थी। जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया मैंने सबको छोड़ दिया। मैंने 4 पंक्तियां लिखी प्यार मोहब्बत से मैं क्यों दूर रहता हूँ कि फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। तो मैं बहुत रुकता हूँ साहब। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो रस्ते में हमको सपना चौधरी मिल गई। पहले तो तुम उत्तर प्रदेश में, वहां तो प्यार में बैल लगा है, कुछ पंक्तियां आपकी हो जाए। तो मैंने सपना चौधरी को 4 लाइन सुनाई। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो, यूपी में मेरे प्यार में बैल लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। तो मैं बहुत रुकता हूँ प्यार मोहब्बत साहब। हमारे शंभू भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कहते यार प्यार मोहब्बत से भागते क्यों उतना दूर रहते हो? तो मैं आपको बता दूं, टिकटॉक पे बहुत ही वायरल भी हुआ था, आप तक आया होगा। मेरा एक बचपन का दोस्त था साहब कानपुर का, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खाली ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी आप लोगों को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आए। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो IIT SSC करते हैं। हम SSC की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गए। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गए। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी करते उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी करते उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी करते उसने MPhil कर ली। हम SSC की तैयारी करते उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी करते प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। तो ताली जोरदार बजा दीजिए। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा दीजिएगा। तो मैं बता चुका हूँ, मैं कानपुर का हूँ। अद्भुत लोग हैं। सुबह 7:30 बजे हमारे घर एक यादव जी आके 7:30 बजे सुबह कहने का पांडे जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने किस बात का? कहने का हमें डिस्कवरी चैनल जाना है, शेर के साथ सेल्फी लेनी है सुबह 7:30 बजे। हमने कहा पागल हो, ये समय तुम्हें आने का, तुम डिस्कवरी चैनल क्यों जाओगे? उसने कहा मोदी जी जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते? अगर वो भी इंसान है तो हम भी इंसान हैं। हमने कहा देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं, तुम्हारी क्या व्यवस्था है? उसने कहा पांडे जी चिंता न करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में परमानेंट पड़ी रहती है, हमको जाने दो। अब वो आदमी डिस्कवरी चैनल गया भाई साहब। 15 दिन बाद उसने शेर के साथ सेल्फी डाली। 5 फरवरी को कानपुर में उसकी याद में कवि सम्मेलन है, जिसका संचालन शंभू शिखर जी कर रहे हैं। तो ताली एक बार आप जोरदार बजा दीजिए। तो हम लोग उस शहर से आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप सुनते हैं। अंत में 3 मुक्तक पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ। नए नए नियम, नए नए कानून योगी जी ला रहे हैं। अच्छा, हमारे हरियाणा, पंजाब जब लोगों के पैसा आता है तो बच्चों के लिए वो लैपटॉप लेके आते हैं, कंप्यूटर ले। हमारे उत्तर प्रदेश में अचानक पैसा अगर आ जाए तो हमारे पिताजी हम लोगों के लिए राइफल लेके आते हैं। बिल्कुल लेके आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ केवल दबंगई चलती है, कुछ नहीं चलता है। तो हम लोग वहां के तो योगी जी बहुत अच्छा कानून लेके आए कि गाड़ियों के पीछे नहीं लिखता आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, यदुवंशी,
ये अगर किसी गाड़ी के पीछे मिल गया तो उसका चालान हो जाएगा। हम उसमें ही फंस गए साहब। तो मैंने 4 लाइन लिखी। हमने कहा ना पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था। सुनिए हमारे नगर से भाई साहब, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी में केवल मेरी जान लिखा था। तो हम लोग साहब उत्तर प्रदेश के हैं। 4 अंतिम पंक्ति आपको 370 से बटी हुई इसके अद्भुत कवि अभय जी को आप सुनेंगे। तो इमरान खान ने कहा प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, इस पर हम इंटरफेयर करेंगे। तो हमने कहा इस काम के लिए मोदी जी है, तुम्हारी क्या जरूरत। तो मैंने 4 लाइन में इमरान खान को भी निपटा दिया। अंतिम 4 लाइनों में सर्वाधिक ताली बजा दीजिएगा। अगर इमरान खान सही में निपट गया हो तो ताली बजा के मुझे विदा कर दीजिएगा। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे, तुम्हारी सरकार चली जाएगी। कोरोना काल है, 4 पंक्तियां गैलेक्सी याद आ रही है और मैं अमन अक्षर को बुलाना चाहता हूँ। अमन अक्षर को मैं इसलिए बुलाना चाहता हूँ क्योंकि इस कवि सम्मेलन के लिए जब टीम बन रही थी, बहुत मेहनत की। हमारे खासकर मयंक जी ने हमारे कवियों के साथ में बैठकर, हम सभी के साथ में बैठकर इस पूरे डिजाइन को बनवाने में थे। मयंक जी कहाँ पे हैं? भैया हमारे लिफाफे उसी के पास हैं। उसी से परमिशन आई है। क्या है? तो जी जब इस कवि सम्मेलन के लिए टीम बना रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि कवि सम्मेलन में अक्सर हम तो रात भर कवि सम्मेलन चलते हैं। एक दौर कवि सम्मेलन का ऐसा रहा जो कि रात को 10 बजे शुरू होकर और सुबह के 6 बजे तक, सूरज की पहली किरण तक कवि सम्मेलन चला करते थे। अभी भी हम लगभग कई जगह पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी टीम भी होती है और बहुत लंबा कवि सम्मेलन भी चलता है। अभी हमने डॉक्टर रजनी जी के यहाँ अम्बेडकर नगर में खूब बड़े बड़े कवि सम्मेलन किए हैं, काफी रात तक चलते हैं। मैं सोच रहा था कि इस कवि सम्मेलन में सारी बातें होंगी, हास्य की बातें होंगी, श्रृंगार की बातें होंगी, ठहाके भी होंगे, आप लोगों की तालियां भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ दूर तक यात्रा करे। इस कवि सम्मेलन से आखिर आप लेकर क्या जाए। तब मैंने सोचा कि इस कवि सम्मेलन में एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसका नाम अमन अक्षर है। आज के इस कवि सम्मेलन में आप लोगों को देने के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर मेरे पास कुछ है तो वो अमन अक्षर है। एक बार जोरदार तालियां अमन अक्षर के लिए बजाइए। आप लोगों के बीच में अमन अक्षर है। अमन अक्षर का जो मन हो, जैसा मन हो, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उन्होंने फिल्मों के लिए भी गाने लिखे हैं उन्होंने, और उनके लिखे गाने तो आप मान के चलिए कि मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं। तो वो जो भी उनका मन हो वो सब कुछ सुना है। आप लोग पूरा मन दीजिए। एक कवि को आपके मन की ज्यादा और कुछ जरूरत होती नहीं है। आइए अमन, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद शंभू भैया। आनंद भाई का ये प्रांगण है और पारिवारिक महफिल के जैसे है। अभी जो भी यहाँ कुछ हुआ, थोड़ा सा व्यवधान आया। प्रोफेसर वसीम के हादसों की जद में है। 3 साल से हम सब ये झेल रहे हैं। थोड़ी जिंदगी पटरी पर आती है और एक नया व्यवधान आ जाता है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी कहीं कहते हैं कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। इन जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। धीरे धीरे आपको अपनी बात से और जोड़ूंगा कि हमको इतना सादान देना बस। मैं आपसे क्या चाहता हूँ बस सुनिएगा कि हमको इतना सादान देना बस, अपने होने का भान देना बस। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, आपका मन मिल जाएगा तो थोड़ी बहुत देर मैं भी आप सबसे बातचीत कर लूंगा कि हमको इतना सादान देना बस, अपने होने का भान देना बस, कि आप पर जान हम देने आए हैं, हम
ध्यान दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, थोड़ा सा ध्यान देना। पिछले 2 घंटे से हम आप लोगों के बीच हैं। ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि हम परिवार से कहीं दूर हैं। आप लोग रियल एस्टेट के इतने बड़े व्यापारी हैं। आप सब लोगों की टीम देखकर हम लोगों ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों की रियल एस्टेट टाउनशिप देखी है, लेकिन जब हिंदुस्तानी लोग इस तरह का काम करते हैं तो 4 पंक्तियां आप लोगों के सम्मान में सौंपता हूँ। अगर आप तक पहुंचे तो पूरा सदन मुझे बताए कि एक हिंदुस्तानी जब कोई काम करता है तो वो क्या करता है। आप सबकी टीम के नाम के रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं। सब लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, हम क्या बना रहे हैं? आनंद भाई ये लोग क्या बना रहे हैं सुनिएगा। कि रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, द्वार पर दीप एक जलाते हैं। कि हम तो पत्थर के इन मकानों को अपने रिश्तों से घर बना। जोरदार बजाइए अगर बात आप तक पहुंचे। वॉल्यूम इसका कम कर दिया गया है, लेकिन आप तक मन जुड़ने के लिए छोटा सा स्वर ही काफी है। कि अपने रिश्तों से घर बनाते हैं। 4 पंक्तियां और देता हूँ। सारी बातें हो गई, देशभक्ति की बात हो गई, हास्य की बात हो गई। मेरी पत्नी यहाँ पर है, सारे बड़े लोग यहाँ हैं। भैया आप कितनी भी उन्नति कर लीजिए, एक काम अगर आपने अपनी जिंदगी में प्रेम किया होगा, एक जगह का नाम पढ़ता हूँ, एक पता पढ़ता हूँ, और अगर आपको आपका प्रेम याद आए तो स्वागत है, स्वागत है। कि हार स्वीकार ही ना कर पाए, स्वप्न साकार ही ना कर पाए। कि तुमको देखा था पहली बार जहां, वो गली पार ही ना कर पाए। कि जैसे नदियाँ उछाल लेती है, सारे रास्ते निकाल लेती है। कि कोई लड़का जो लड़खड़ाता है, एक लड़की संभाल ले। जिंदाबाद, वाह। अगर बात पहुंची हो तो एक बार सदन पूरे उत्सव में आ जाए, एक बार तालियां बजाइए। एक लड़की संभाल लेती है। मैं क्यों जाता हूँ कहीं पर भी, मेरी उपस्थिति की 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि ना कोई काम लेने आए हैं, ना कोई दाम लेने आए हैं। कि आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आए। मैं गीत शुरू करता हूँ। जिंदाबाद भाई, सुनाओ। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। आप 5 मिनट अपना मन दीजिए, मैं आपके मन में छोटी सी जगह बनाकर जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास। हमारे भगवान राम का जीवन और इस गीत की यात्रा। भगवान राम के सामने पूरा राज सिंहासन था, लेकिन वो राज सिंहासन को छोड़ देते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। आप सब लोग भी संघर्ष से बड़े होकर निकले हैं। हमारे राम का जीवन देखिए, 4 पंक्तियां। के भाव सूचियां बहुत हैं, के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में,
राम वन क्यों गए कि कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में राम बन गए थे अपने राम की तलाश में राम बन गए थे राम की तलाश में आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है। एक बात उठाता हूँ मैं रामायण से बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि आपने माता कैकेयी के बारे में आज तक सिर्फ नकारात्मक बातें सुनी है एक सकारात्मक पक्ष आपके सामने रखता हूँ मैं पढ़कर बताता हूँ आप सुनकर बताइएगा कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए कैकेयी की कामना से जगत को राम मिल गए जगत को राम मिल गए। अंतिम 2 बंद इस गीत की पढ़ के आगे बढ़ना है सुनिएगा। भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं पूरी जिंदगी हमारे राम क्या करते हैं गीत की भावपूर्ण प्राण पंक्ति आपके सामने रखता हूँ सुनिएगा के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे जानकी तो जीत गई राम हारते जानकी तो जीत गई राम हारते रहे सारे दुख कहानियां हैं दुख की सब कहानियां हैं भाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है। अंतिम बंद सुनिएगा अगर गीत आप तक पहुंचा हो तो एक बार पूरा सदन पूजा दे मैं अंतिम बंद पढ़ता हूँ गीत का एक बार तालियां बजाकर आदेश दीजिए जी स्वागत है ये तो कार्यक्रम थोड़ा उत्साहहीन हो जाता है सुनिएगा। हमारे राम ने जल समाधि लेकर इस पृथ्वी से विदा ली हमारी माता जानकी अग्नि परीक्षा से भी सुरक्षित लौटती है पूरे इतिहास में भगवान राम पर प्रश्न उठाए कि उन्होंने अपनी पत्नी की जिसके लिए इतना संघर्ष किया उसकी अग्नि परीक्षा क्यों ली इसका जवाब 4 पंक्तियों में देता हूँ मेरा लिखा सर्वश्रेष्ठ सुनिएगा कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए सिद्ध कुछ हुए न दोष दोष सारे टल गए सीता आग में न जली राम जल में जल गए सीता आग में न जली राम जल में जल गए सीता आग में राम जल में जल गए जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है। ये कवि सम्मेलन बहुत ही धीरे धीरे अपनी गति पर जा रहा है और मैं जिनको आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ वो भारत माँ की कविताएं लिखते हैं वो देश प्रेम की कविताएं लिखते हैं एक ऐसा कवि जो छोटे पैकेज में एक इतना बड़ा धमाल है आज की युवा पीढ़ी पर जब तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि वह पीढ़ी फेसबुक की पीढ़ी हो गई है ट्विटर की पीढ़ी हो गई है वो पबजी की पीढ़ी हो गई है ऐसे समय में अगर कोई युवा अपने कलम से यह ठान ले कि वह देश के संस्कारों को पुनः जीवित करने का काम करेगा तो आप यकीन मानिए भारत को विश्व गुरु के उस पौराणिक इतिहास को पुनः स्वर्णिम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं हमारे बीच में लखनऊ से आए हुए भाई कमल आग्ने को आवाज देता हूं वो आप लोगों के बीच में आएंगे देशभक्ति की कविताएं सुनाते हैं अद्भुत ही कवि हैं एक बार जोरदार तालियां बजाइए कमल आग्ने के लिए। छंद शास्त्र के संभवतः
आज की इनकी पीढ़ी में सबसे बेहतर कवियों में से एक हैं, जो छंद पर बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं। आज के युवा अगर इतना अच्छा लिखने लग गए तो निश्चित तौर से हिंदी साहित्य और हिंदी कविता दोनों का ही भविष्य बहुत उज्जवल है। एक बार पुनः पीछे तक बैठे हुए लोग जोरदार तालियां बजाइए कमल आगे के लिए। कमल भाई आप शुरू। माँ सरस्वती के बेटों की तरफ से लक्ष्मी के पुत्रों को प्रणाम करता। ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं भैया। विश्वकर्मा जो थे ना, वो जिनके ऑर्डर पे बनाते थे, बहुत अच्छे। लक्ष्मी उनके घर में। हाँ, 2-4 लोग फोटो खींच रहे अच्छे से। हाँ, अभी आज विश्व हिंदी दिवस है आनंद भैया, और अभी हिंदी कविता सांवरिया के साथ तबेले में घुस गई है। अगर आपका बढ़िया से मन हो, बढ़िया से तालियां बजा दो, तो उस कविता को जरा आपके बीच में लाकर करें। सुनाओ। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जिस तेवर का कवि हूँ, 4 पंक्तियां यहाँ से सुन लीजिएगा। कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए। मैं पहला एक तरीके का थर्मामीटर या कुछ तापमान आपका देखना की कोशिश करता हूँ क्या स्थिति है। इसके बाद मुझे तय करना पड़ेगा मैं क्या सुनाऊं। कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए। अपने हाथों को तैयार रखना, सर्दी छोड़ देना। कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए। एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए। तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली, मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। हेमंत भैया बता रहे थे उनका वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुआ। आप लोग उनके सुन के समझ गए होंगे कि टिकटॉक क्यों बंद हुआ। अच्छा, मैं अब कुछ और तरीके की बात कहने की कोशिश करता हूँ। मैं ये जो प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, अगर अच्छी सी तालियां बजाने का वादा कीजिए तो 2 पंक्तियां पढ़े दे रहा हूँ। हो सकता है इस कवि सम्मेलन में आपको याद रह जाए, और हो सकता है कि आप तक पहुंच भी गई हो। कि कठिनाई को अपने दम से जो अवसर बनाती है, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और मुझे पता है जब ये पंक्तियां पढ़ूंगा तो पूरा सदन एक बार अपने हाथ दोबारा से खोलेगा। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। कि बड़ी कठिनाई को जो अपने दम से अवसर बनाती है, बड़ी कठिनाई से जो अपने दम से अवसर बनाती है, ये गोल्डन आई है जो दूसरों के घर बनाती है। कोशिश कर रहा हूं, लोग अपने घरों में घर बनाने के बाद में, परिवार बसाने के बाद में, घर में आनंद बनाने की कल्पना करते हैं, और लेकिन जिन घरों को आनंद स्वयं बना रहे हो, उनके घर के अंदर क्या आनंद होने वाला है, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। अब मैं अपनी औकात पर आने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए मैं आया हूं। वर्तमान स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। नदियां तो विस्तार बदलती रहती है। एक बार सुनने से पहले टेस्ट समझ लेना मैं क्या हूं। कि नदियां तो विस्तार बदलती रहती है, कविता भी आधार बदलती रहती है। केवल भारत देश हमारा अमर हुआ, सत्ता और सरकार बदलती रहती है। कुछ दिनों पहले हमने अपने जनरल के शव देखे हैं, हमने अपने सिपाहियों के शव देखे हैं, हमने अपने सेनापति के शव देखे हैं। और शव क्या देखे हैं, हमने तो उन्हें कॉफिन में बंद करके जला दिया। क्योंकि स्थितियां क्या है, पहली 4 पंक्तियां अगर लगे कि हिंदुस्तान में शहीदों के प्रति क्या सम्मान है, ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। इस बार जो घर अपने शव लौटे, तो एक माँ जो अपने बेटों का इंतजार करती है, अब ये 4 पंक्तियां सुनिएगा, वो रोए कैसे। कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे, व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। पुलवामा का हमला आपको याद है।
गर्भवती एक पत्नी बिहार में अस्पताल में थी, उसके पति शहीद हो गए, उसे पता नहीं है। मैं सोचता हूँ एक बच्चा जो इस धरती पर आने वाला है, उसे ये नहीं पता उसके पिता जीवित हैं या नहीं हैं। कुछ देर जरा कल्पना कीजिएगा और वीर रस की कविता के साथ में अगर आपकी आंखों में कुछ करुणा का भाव हो तो एक बार जरा मुझे अपनी तालियों से सूचित कीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा। रशीश भी आप भी सुनिएगा कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा। विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा। झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, वो आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत आभार। और अब ये जो हमारे साथ स्थितियां ऐसी होती हैं, हमने क्या पढ़ा है अपना इतिहास, ये चार पंक्तियां सुन लीजिएगा, एकदम अलग तरीके की हैं। छंद की भाषा उसका सौष्ठव, एक हमारी बिंब योजना, जो हिंदी साहित्य के कुछ लोग अगर बीच में बैठे होंगे तो वो लोग समझ लेंगे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, व चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। और जरा चौथी पंक्ति पर सुनकर के बताना कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, व चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। जुगनू पे छापी हैं किताब की कहानियां, व हमसे छिपा ली आफताब की कहानियां। और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके, कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानियां। आप लोगों की जेब में 2000 की नोट होंगी, हालांकि मैं मांग नहीं रहा हूँ भी। वो पीयूष भैया सामने बैठे हैं, मुझे वो कानपुर वाले फिर याद आ गए। तो कई बार मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट के अलावा इत्र के व्यापार में भी थोड़ा स्कोप है, उसको भी देखा जाए। अब ये सुनिए, आप लोगों की जेब में 2000 की नोट है, उन पर एक चित्र छपा हुआ है, महात्मा गांधी का चित्र। मैं कहता हूँ महात्मा गांधी इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र आप 2000 की नोट पर छाप लीजिए। अगर वो इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 500 की नोट पर छाप दीजिए। वो इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 200 की नोट पर छाप दीजिए। वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 100 की नोट पर छाप दीजिए। लेकिन आज आप लोगों के बीच में पूछना चाहता हूं, क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 की नोटों पर नहीं छाप सके? और तालियां तो उठाना मैंने कहने की कोशिश की। लोगों ने कहा देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की, वो लोग गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे कि आजादी के इन 75 सालों के बाद में यही 2500, 10, 20, 50, 100 के लोग मुन्नी बदनाम हुई गाने पर मुंबई में बारबालाओं के चरणों में लुटाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। सुनिएगा कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? वो जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? और जब कोई नहीं बता पाया चंद्रशेखर आजाद को मिला क्या, अपने जीवन की आखिरी जंग अल्फ्रेड पार्क में लड़ रहे हैं। चित्र देखिएगा, कविता चित्र कैसे बनाती है। उनके हाथ में पिस्टल थी, जब वो शहीद हो गए अंग्रेज अधिकारी उनके पास गए और कहा टेक द गन एंड चेक द हैंड, एक हाथ से बंदूक ले लो और दूसरे में देखो कि क्या है। चंद्रशेखर आजाद को एक ऐसी चीज मिली
जो 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती थी। अंतिम पंक्ति जब पढ़ूंगा तो अगर लगे कि ये चीज वास्तव में 10-10 कोहिनूर से ज्यादा कीमती है तो आपकी तालियां भी 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती उठेंगी। मैं बताने की कोशिश करता हूं चंद्रशेखर आजाद को कवि की दृष्टि से मिला क्या कि भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जले काटी उस देश की, छोड़ते रहे जमीन शत्रुओं के लिए सदा, तोड़ते रहे हैं परिपाटी इस देश की, दास्ता के अभियान के विरुद्ध 5 झंडे फूंकती रहेगी हल्दी घाटी इस देश की। और नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, शेखर के हाथ में थी माटी इस देश की। एक शव अपने घर के आंगन में पड़ा है, माँ उसको देख रही है, सीमा से आया है, और माँ उससे क्या कह रही है, भारत क्या है, अंतिम पंक्ति तक आप तक पहुंच रहा है। और जिन बेटियों की बात आदरणीय पद्मिनी शर्मा जी कर रही थी, जिस वीरता की बात कर रही थी, मैं वहीं तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। एक माँ के आंगन में उसके बेटे का शव पड़ा है, और माँ कह रही है कि बेटा, युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटा कमृत शरीर से कहता है कि माँ, इस बात पे गर्व जरूर करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है, निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है कि माँ तुम्ही ने भेज दिया। और चौथी पंक्ति पर जरा एक बार इस व्यवधान से मुक्ति पा करके इस कवि सम्मेलन को पुनः जीवंत करना, मैं जिन परिस्थितियों में खड़ा हूँ इसलिए मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि और हमें बहुत अद्भुत कवियों को सुनना है, इसलिए आप ये सुन लीजिए कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है, निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव है हजार किंतु, यूं तो मेरी देह पर घाव है हजार किंतु, पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। जिस क्षेत्र से भैया अमन अक्षर आते हैं वहाँ देवास एक जिला है। देवास का एक शहीद जब अपने घर लौटा तो 4 दिन बाद उसकी मंगेतर ने आत्महत्या कर ली। मैंने कहने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ होगा। नीलेश धाकर जब वो शहीद होकर के लौटे 4 दिन बाद उनकी मंगेतर ज्योति ने आत्महत्या कर ली। अब मेरा चिंतन देखिए कि क्या हुआ होगा। तो मैंने सोचा कि कहीं स्वर्ग में नीलेश धाकर रहे होंगे। 4 दिन बाद उनकी मंगेतर उनके पीछे पीछे पहुंची होंगी तो उन्होंने नीलेश धाकर से पूछ लिया होगा कि मैं तो देश के लिए बलिदान होकर के आ गया हूँ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु, स्वयं की संविधा से, आगे खाली है मैं पीछे वालों की ऊर्जा पे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूँ मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूँ मैं। वीर गतिपति को मिली तो साधना की वृत्ति, सती पद्मावती समान हो गई हूँ मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूँ। कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान थे तो बलिदान की परंपरा महान खत्म हो गई। किंतु देखो आज काली जादूगरनी की एक कैद राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई। वो केसर के फूल माँ के पहलों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। और एक बयान आया था कश्मीर से, एक बयान आया कि अगर 370 हटाई गई तो वहां पर तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कितने लोगों ने बयान सुना है? अब ये बताइए कि आप ये जवाब यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो जनमत संग्रह की मांग कर रही थी, एक जनमत संग्रह में आपके बीच में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर
जनमत संग्रह ठीक से करना हो तो अंतिम पंक्ति पर पूरा सदन एक बार 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से बताना कि यहाँ पर बैठे लोगों ने उस बदतमीज महबूबा को जवाब दे दिया। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव, छंद की भाषा भी देख लीजिएगा और आक्रोश भी देख लीजिएगा कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन को बुझाने वाले ढूंढिए। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। और चौथी पंक्ति पर जरा इस बार देशभक्त लोग महोत्सव करके बताएंगे कि कविता क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है और गोल्डन आई का कवि सम्मेलन क्या होता है। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों। अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। बहुत आभार। कुछ लोग संगम में खड़े हो गए, बोले राम तो हुए नहीं। मैं बताने की कोशिश करता हूँ राम क्या है। 2-3 क्षण में आपको और सुना देना चाहता हूँ कि केश जो महेश के विशेष खुलते नहीं थी, केश जो महेश के विशेष खुलते नयति भगीरथी भाग्यवेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता, ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल रात का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी, राम जी ना होते। और अंत में 1-2 मिनट की एक छोटी सी कविता सुना करके मैं आपसे विराम लेना चाहता हूँ। ये सुनिएगा कि स्थितियां क्या है। आज जो युवा लोग बैठे हैं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं संस्कार और रीतों में। आज हमारा देश कहाँ है, अंतिम पंक्ति पर आपको पता चलेगा कि कौन हमारे असली नायक हैं, हमें कहाँ जाना है। कि राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं संस्कार और रीतों में, राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं संस्कार और रीतों में। युवा देश का भटक गया है हनी सिंह के गीतों में। अब जाने क्या आशा रख दूं भारत की तरुणाई पर, जिसने लक्ष्मीबाई लुटा दी एक जलेबी बाई पर। हमने मंदिर नहीं बनाया शेखर से वनवासी का, बोलो कैसा मोल चुकाया भगत सिंह की फांसी का। वंदे मातरम के पैरों में तुष्टिकरण का छाला है, राजगान की श्रेणी में बस उलाला उलाला है, राजगान की श्रेणी में बस उलाला उलाला है। बॉलीवुड के नशेबाज क्या खाक हमारे हीरो हैं। और अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं, मुझे विदा करना। बॉलीवुड के नशेबाज क्या खाक हमारे हीरो हैं, बॉलीवुड के नशेबाज क्या खाक हमारे हीरो हैं। बॉलीवुड के नशेबाज क्या खाक हमारे, बॉलीवुड के नशेबाज क्या खाक हमारे हीरो हैं, बॉलीवुड के नशेबाज क्या खाक हमारे हीरो हैं। वीर चंद्रशेखर और सब अशफाक हमारे हीरो हैं, वीर चंद्रशेखर और सब अशफाक। बहुत बहुत